लास्ट कक्षा में सुमिता जी क्या किया था हमने, पूरी टेबल कितनी रिवाइज है आप लोगों को, मेमोराइज करने की कोशिश करिए हिमांशु। ठीक है, तो जरा कॉपी नोटबुक को क्लोज करो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद मैं रिवाइज करके देता हूँ इसको पूरा का पूरा फटाक से। कर दूँ राकेश जी, कर दूँ? ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि राजस्थान का भौतिक विभाजन का सबसे पहला प्रयास किस व्यक्ति ने किया? वीसी मिश्रा ने किया। वीसी मिश्रा के द्वारा जो टेक्स्ट लिखी गई थी, जो किताब थी, उसका नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल। लेकिन उनके पास कोई आधार नहीं था इसके विभाजन का। फिर एक पर्सन आता है जिसने राजस्थान के लिए एक आधार चुना और उस आधार के नाम पर राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बताए? 7 बताए। किसने बताए? 7 बताए। कौन था वो? वीसी मिश्रा या एसके सेन? एसके सेन थे, जिन्होंने जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने आधार पर बताए थे? 3। कितने बताए थे? 3। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति आया, उसका नाम क्या था? रामलोचन सिंह। और रामलोचन सिंह ने राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बताए? 2 भौतिक प्रदेश। 4? 2 बताए। समझाया था मैंने आपको 1971 में। फिर हमने राजस्थान की आकृतियों के आधार पर या उच्चावच के आधार पर कितने हमने भौतिक प्रदेश देखे हैं? 4 देखे। ठीक है, एक का नाम तो कौन सा आता है हमारे सामने? पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा कौन सा होता है? पूर्वी मैदान अरावली। फिर और उसके बाद हो गया हाड़ौतीपुरम। ठीक है, अब इनको हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद सबसे पहले हमने इनको देखा है उत्पत्ति के आधार पर। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई है? अरावली की हुई है। कौन से काल में हुई है? कौन से टाइम पीरियड में हुई है? प्री कैम्ब्रियन में। किस में हुई है? प्री कैम्ब्रियन में। दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो हाड़ौती है। वो कौन से वाले काल में है? क्रिस्टीशियस काल में है। तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदान। कौन से वाले में? पूर्व प्लिस्टोसिन काल के अंदर। फिर लास्ट में कौन बना है? मरुस्थल। उसका कौन सा? उत्तर प्लिस्टोसिन काल के अंदर। फिर हम इसमें देखते हैं कि ये किसके भाग माने जाते हैं। अरावली किसका भाग है? गलत जवाब था ये, है ना। अरावली किसका भाग है? गोंडवाना का। ठीक है, हाड़ौती किसका भाग है? गोंडवाना का। पूर्वी मैदान किसका भाग है? 33 सागर का। मरुस्थल किसका भाग है? 33 सागर का। फिर हमने देखा इनके राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको 100% मान लिया जाए तो कितना प्रतिशत किसके पास है? मरुस्थल के पास कितना है? 61.11%। 61.11, यही तो था। 61.11 है ना, एक। अरावली के पास कितना है? 9% है। पूर्वी मैदानी के पास कितना है? 23% है। और दक्षिण पूर्वी के पास 6.89% है। फिर इसमें हमने पॉपुलेशन देखी, कितनी पॉपुलेशन रहती है वहां पे? मरुस्थल में 40%। ठीक है, अरावली में कितनी रहती है? अरावली में 10%, सॉरी 10 या 11% है। अरावली में 11% रहती है। पूर्वी मैदान में कितनी रहती है? 39 रहती है। और बचा हाड़ौती। हाड़ौती में कितनी रहती है? 11% रहती है। सब तरफ 11 रखोगे क्या? 10% रहती है। अरावली में 10 तो थी ना। ठीक है, फिर बात करी थी हमने इनकी यहाँ की जलवायु के बारे में। अगला कौन सा था? जलवायु था। इस एरिया में जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क, एरिड और सेमी एरिड। यहाँ पर कैसी है? उप आर्द्र। यहाँ कैसी है? आर्द्र। और यहाँ पे कैसी है? अति आर्द्र। यहाँ बारिश सबसे ज्यादा मिल जाती है। फिर मिट्टी की बात करी थी हमने। यहाँ मिट्टी कैसी है? बलुई, रेतीली, ठीक है, या बालू मिट्टी। यहाँ कैसी है? पथरीली, कंकरीली मिट्टी। यहाँ कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है या दोमट मिट्टी है। यहाँ कैसी है? काली कछारी। उसका नाम बताया था मैंने, वर्टिसॉल, भूलना नहीं है। हाँ, ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है ना। ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये तो हो गया था ना भाई, यहाँ तक तो हो गया था। और सबसे उपजाऊ वाला ये वाला भौतिक प्रदेश है हमारे पास, पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर बात की थी वर्षा की मात्रा। कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों में बांट देती है? 50 सेंटीमीटर। इधर 50 से कम और इधर 50 से ज्यादा। इस वाले हिस्से में बारिश कितनी होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर। और 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच में भी यहाँ पर एक और लाइन है। कौन सी वाली? 25। हाँ, 0 है ना। इस वाले हिस्से में कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर हो जाती है। और इधर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है।
ठीक है। अरावली में कितनी बारिश होती है? 50 से 40 से 60। इधर कितनी होती है? 40 से 60। इधर पूर्वी मैदान में कितनी होती है? 60 से 80। इधर कितनी होती है? 80 से 120 या उससे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में बात करी थी क्या इन पे? मिट्टी है, वनों के बारे में बात की थी। यहाँ कैसे वन मिलते हैं? कटीली झाड़ियाँ, जेरोफिट, मरुफृत, उष्णकटिबंधीय। यहाँ कैसे मिलते हैं? पर्वतीय वन मिलते हैं हमको। यहाँ कृषि वन मिलते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है। और यहाँ पर सदाबहार या हाँ सागवान वन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम चीजें तो यही थी सारी आपके सामने। ठीक है। अब एक एक प्रदेश को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम वही प्रदेश पढ़ेंगे जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। बड़े से छोटे की ओर चलेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है राकेश जी? एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। कॉपी बंद करने का मतलब क्या रहा? जितनी बातें मैंने बोली वो सारी बातें आपको बोलनी थी मेरे भाई। पढ़ना तो पड़ेगा ना राकेश जी, एग्जाम क्लियर करना है। देखो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमको भाई साहब। परीक्षा में तो लिख भी नहीं पाओगे कि मेहमान आ गए मेरे, उसमें तो गोला काला करना ही है। इसलिए मेहमानों को सफेद कर दो और अपन को हाँ पढ़ना पड़ेगा। छुट्टियां वुट्टियां नहीं है भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। चलो लिखिएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हाँ उत्तर पश्चिमी, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में है ना स्थित। पश्चिमी मरुस्थल तो भारत का है ही। अब पश्चिमी मरुस्थल लिखो या उत्तर पश्चिम, पूरी लिख दो आप इसको। इसका लिखना हेडिंग उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। अब जैसे मैंने ये नाम लिखा है ना, आपको इसकी उत्पत्ति का काल, इसकी उत्पत्ति, इसकी जितना क्षेत्रफल है, ठीक है, और इसका जितना भी जनसंख्या वो याद होनी चाहिए। इसका क्या कहा, टाइम पीरियड क्या है इसका? उत्तर प्लिस्टोसिन है ना। अगर ये नाम नहीं आए तो आपको टर्शरी काल याद रखना है, टर्शरी। ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? हाँ जी, 33 सागर का अवशेष है ये। 33 सागर के अवशेष के रूप में उत्तर प्लिस्टोसिन काल, उत्तर प्लिस्टोसिन काल। अगर ये वहां पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ये टर्शरी। टर्शरी, हाँ इसको सही लिखना आपको, टर्शरी काल। टर्शरी काल में हुई, टर्शरी काल में हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख्याल रखिएगा। टर्शरी काल में कितना प्रतिशत है ये तो सब आपको पता ही है ना। ठीक है, हाँ और कितना परसेंटेज है वो भी आपको पता ही है। जनसंख्या कितनी है? 40% है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है पूरी दुनिया में वो यही है। ठीक है, बात करें हम क्षेत्रफल हमेशा कैसे निकालते हैं? लंबाई और चौड़ाई से। ऐसे निकालते हैं ना एरिया, तो हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई 640 किलोमीटर। कुल चौड़ाई 330 किलोमीटर है ना। 300 लिख लो आप, ज़्यादा इजी रहेगा। 300 किलोमीटर राउंड फिगर में ले लोगे तो ज़्यादा आसान से हो जाएगा किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई
जो है 250 मीटर है, 250 मीटर। अगर 250 मीटर ऑप्शन में नहीं लिखा रहेगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा, 200 से 300 मीटर मीटर है। ठीक है भाई, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। 200 और 300 को जोड़ा तो कितने हो गए, 500 हो गए। राशियां कितनी हो गई, 2 हो गई। 500 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 250 मीटर आ गया। तो ये ऑप्शन इस तरह से पकड़ के चलने हैं आपको, वो एग्जामिनर कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन को चेंज कर देगा। ठीक है, आपको याद हो जो मतलब लंबाई और चौड़ाई इस तरह से बात की जा रही है। तो लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है ना। यहां से 4 स्टेटमेंट निकल के आते हैं, ध्यान रखना। इन 4 लाइनों में 4 स्टेटमेंट हैं। पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के संदर्भ में या राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है या नहीं है। इसकी स्थिति कहां पर है, ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, सही है। ठीक है, यह 33 सागर का अवशेष है, सही है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है, सही है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर, वो लिखिएगा। हम इसको स्टडी कैसे करें, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है जो हमारी इस वाली स्लाइड में हमको देखने को मिलता है, इसको हम पढ़ें कैसे। भाई 1 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, जो राजस्थान के मरुस्थल को कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में। ठीक है, वही हम लिखेंगे, उसके आगे हम पढ़ना शुरू कर देंगे। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर 25 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा तो यहां पे क्या मिलेगा, 250 mm, है ना। 250 mm वर्षा रेखा के आधार पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है या जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग हैं वो देखिए, हैं। हाँ, नहीं, एक का नाम होगा हमारे शुष्क मरुस्थल, है ना। एक होगा 1 नंबर जिसको हम बोलेंगे शुष्क मरुस्थल। ठीक है, और दूसरा होगा हमारे सामने अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, ये 2 होंगे। सीधी सी बात है, इनका आधार क्या है, रेनफॉल है, वर्षा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो कितनी हो रही है, 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, और यहाँ जो बारिश हो रही है वो कितनी हो रही है, वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है। यही हुई ना भाई गणित इसकी। और इसके बीच में जो लाइन आती है वो लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की है ना। ठीक है, इसको आपको अगर मैप से देखना है तो आप मैप से भी देख सकते हो। ठीक है, ये वाला हिस्सा चलेगा इसमें ना, ये हिस्सा, इस हिस्से में बारिश हो रही है आपके सामने 0 से 25 सेंटीमीटर, इसीलिए इस हिस्से को क्या बोलोगे आप, शुष्क बोलोगे। और यहाँ पर हो रही है 25 से 50 सेंटीमीटर, और इसको क्या बोलेंगे हम, अर्ध शुष्क। दोनों में से बड़ा कौन है, अर्ध शुष्क है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, समझ में आया यहाँ से। ओके, अब हम पढ़ेंगे इन्हीं दोनों को, कौन कौन से, शुष्क मरुस्थल को और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो हेडिंग लीजिएगा, शुष्क मरुस्थल प्रदेश। ठीक है,
अब ये वापस तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना कि शुष्क मरुस्थल होता क्या है, मतलब 25 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा रेखा है वही क्या है, शुष्क मरुस्थल है। सही है ना भाई, शुष्क मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला मरुस्थलीय प्रदेश वही क्या हो गया, शुष्क मरुस्थल हो गया। ठीक है, इसको भी फिर हम स्टडी की दृष्टि से दो हिस्से में देख लेते हैं, एक जो बहुत ज्यादा सूखा हो, एक जहां पे थोड़ा सूखा होने के साथ साथ ठोस हो गया हो। तो जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी बिखरी हुई है उसको हम बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, और जहां पे मिट्टी की जगह कोई चट्टान भी अभी अवेलेबल है, जहां पे बालू का स्तूप थोड़ी कम मात्रा में है, उसको बोला जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, ये दो आते हैं, लिखना। इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। पहला बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और ये प्रश्न आ चुका है ना। और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश। अब अगर ये मुक्त लिखा है ना तो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में ये लिखेगा विहीन प्रदेश, बालू का स्तूप विहीन प्रदेश, और यहां पे क्या लिखेगा, संलग्न। ठीक है, वो गै है भैया ना, मैं नहीं है। ठीक है, संलग्न प्रदेश, संलग्न प्रदेश। इस तरह से वो आपको ऑप्शन में दे देगा कि भाई वहां पे बालू का स्तूप है और यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। परसेंटेज की बात की जाएगी तो हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कितना है, 58.5%। तो बताओ प्रदीप जी, मुक्त प्रदेश कितना हुआ, लिख दिया मैंने उससे पहले। स्पीड, एक दिन क्लास क्या हुई नहीं हुई आपकी तो मैक्स पीछे हो गई है क्या भाई, है ना, ये याद होना चाहिए। कितने प्रतिशत भाग, इसमें पूछा जाता है राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल नहीं है, कितने पे नहीं है, 41%, 5 पर नहीं है। अब जब बालू का स्तूप नहीं है तो इसका मतलब वहां पे कुछ और चीज है, वहां पे जो चीज मिलेगी वो मिलेगी हमको पथरीला मरुस्थल। क्या मिलेगा, पथरीला मरुस्थल, जिसको बोला जाता है हमादा। क्या बोला जाता है, अब यहां तो क्या मिल रहा है, धोरे धोरे मिल रहे हैं हमको, वो धोरे अलग से पढ़ाएंगे और यहां पे आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर इस वाले हिस्से में लिखना हमको ना, इस वाले हिस्से में। पथरीला मतलब यहां चट्टान पाई जाती है, पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, जिसे स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्थानीय भाषा में हमादा, हमादा कहा जाता है। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, हमादा कहा जाता है। फिर बात आती है हमारे पास बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप से सबसे ज्यादा मरुस्थल जहां पे होगा वहीं पे मरुस्थल होगा। राजस्थान के 3 जिलों में सबसे ज्यादा मरुस्थल देखने को मिलता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। इसलिए जोधपुर को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। अगर आपको डेजर्ट्स में जाना है, सैंडस्टोन में जाना है, तो आपको कहां से होके जाना पड़ेगा, जोधपुर। रामदेवरा का नाम सुना है आप लोगों ने, गए होंगे आप में से, है ना, वहां गए होंगे तो आपको धोरे देखने को मिले होंगे। और उसके बाद जहां पे भी जाओगे आगे, वहां आपको धोरे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, केवल धोरे धोरे देखने को मिल जाएंगे आपको। तो जोधपुर को हम क्या बोलते हैं,
मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। आपको मेमोराइज रखना है, कहीं अटकाना है तो अपने हिस्से पर अटका सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बालू का स्तूप, ठीक है। इसमें देख रहे हैं, इसका विस्तार देख लीजिएगा। इसका विस्तार 3 जिलों में है। कौन कौन से बता दिए मैंने आपको। इसका इसका विस्तार यानी सर्वाधिक विस्तार, इसका मैक्सिमम विस्तार है ना, इसका विस्तार जैसलमेर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बाड़मेर में है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ना, और उसके बाद है हमारे पास जोधपुर। इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा है, ठीक है। हालांकि गंगानगर में भी है, बीकानेर में भी है, पाली में भी है, नागौर में भी है, लेकिन वहां का मरुस्थल और यहाँ के मरुस्थल में दिन रात का अंतर है। वहां के मरुस्थल जो है, इस जगह में जो मरुस्थल है, आप रात को टीले कहीं और देखोगे, सुबह कहीं और पाओगे, ठीक है। वो बालू का स्तूप क्या होगा, हवा से चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ के छोटे छोटे होंगे, वो इतने बड़े भी नहीं होते, वो चेंज होते नहीं, वैसे के वैसे नजर आने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट चीज आई नहीं, मिट्टी तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई है, पथरीला मरुस्थल, जिसको क्या बोलते हो आप, हमादा बोलते हो। और वो किस में आता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कितना प्रतिशत है, 41.5%। अब आता है बालू का स्तूप युक्त वाले में, तो मतलब बात आ रही है सैंड ड्यून्स की, बालू का स्तूप के प्रकार। वही सबसे वाला क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार है या बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो लिखिएगा बालू का स्तूप के प्रकार। बालू का स्तूप के प्रकार। अब बालू का स्तूप के प्रकार का मतलब बालू मिट्टी से बने हुए जो ढेर हैं, उन्हीं को बोल दिया जाता है बालू का स्तूप। अब वो कितने प्रकार के होते हैं, बालू का स्तूप बनेंगे क्यों, पहले तो ये बताओ मुझे। हवा से बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्यों, वो हवा बनाएगी। बनाएगा कौन, हवा बनाएगी। बनेंगे क्यों पूछ रहा हूं मैं तो, है मरुस्थल के कारण। अरे मरुस्थल में ही बनेंगे, बनेंगे कहाँ, मरुस्थल में बनेंगे। बनाएगा कौन, हवा बनाएगी। मेरा सवाल तो अभी भी वही है, बनेंगे क्यों। देखिए वो तो मरुस्थल का कारण हो गया। मरुस्थल क्यों है, धूका है, ये मिट्टी है, हवा आ रही है, हवा ने इस मिट्टी को क्या कर दिया, धकेल दिया। मिट्टी ने क्या कर दिया, अपनी जगह छोड़ दी। मिट्टी जब अपनी जगह छोड़ देती है तो उसको बोलते हैं मिट्टी का निक्षेपण। मिट्टी जब अपनी जगह छोड़ देती है तो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का निक्षेपण। पवन के द्वारा जो मिट्टी का निक्षेपण होता है, उसी से किसका निर्माण होता है, बालू का स्तूप का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख ही लो जो आपको याद आ जाए। पवन के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से, पवन के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से बालू का स्तूप बनते हैं। अगर मिट्टी जगह ही नहीं छोड़ेगी तो बालू का स्तूप नहीं बनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, निक्षेपण मतलब रिप्लेस, जगह चेंज कर देंगे वो अपना। प्रकार में हम पहला नाम बताते हैं आपको। अब पवन जो चलती है, पवन जहां जहां चलेगी वो अपनी अपनी आकृतियां बनाएंगी। तो जो जो आकृतियां बनेगी उसके हिसाब से हमारे बालू का स्तूप बनेंगे। यहां एक पॉइंट तो लिखना आकृति, और दूसरा लिखना बालू का स्तूप का नाम, बालू का स्तूप का नाम। अगर आकृति जो है हमारी अर्धचंद्राकार है ना, अर्धचंद्राकार है, यानी कि उल्टा डी बना दो आप,
अर्धचंद्राकार। यह जो आकृति है ये कैसी है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू का स्तूप होते हैं, मतलब पवन चल रही है इधर से तो वो मिट्टी को क्या करेगी? इकट्ठा करेगी, बीच में से काटती चलेगी। जहां पवन का प्रेशर तेज होगा वो मिट्टी को आगे करेगी, और जहां कम होगा उसका प्रेशर वहां पे कम पड़ेगा। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं बरखान। उनको बोलते हैं बरखान। बरखान, बरखान बालू का स्तूप। मैक्सिमम संख्या में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाले जो बरखान बालू का स्तूप का प्रकार है वो कौन सा है? बरखान है। और ये जैसलमेर और क्या सॉरी जोधपुर और बाड़ शेखावटी चूरू के अंदर हमको देखने को मिलता है सर्वाधिक। सर्वाधिक शेखावटी, सर्वाधिक शेखावटी में। चूरू ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। शेखावटी में ब्रैकेट में लिख लेना आप चूरू। सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं इस तरह के बालू का स्तूप? अब आपसे प्रश्न पूछा गया, पश्चिमी मरुस्थल में अर्धचंद्राकार आकृति के वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बरखान बोला जाता है। बरखान बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां पे मिलते हैं? शेखावटी क्षेत्र, या फिर अब जिलों के नाम आ जाएंगे तो आपको चूरू ले लेना। ठीक है, इसी तरह से बालू का स्तूप क्या बनेंगे? अब हमारे समकोण के शेप में बनेंगे। पवन क्या आएगी? बिल्कुल बहुत तेज स्पीड से चलेगी, तो जो बालू का स्तूप होंगे एक सीधी लकीरों के रूप में बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ये समकोण शेप होता है, समकोणाकार। समकोणाकार जो बालू का स्तूप होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनको बोला जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और ये सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं बाड़मेर और जोधपुर में। बाड़मेर, और दूसरा हमको देखने को मिलेंगे ये जोधपुर में। जोधपुर को क्या बोला जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ डेजर्ट, है ना? ठीक है, भूलना मत। तो दो तरह के बालू का स्तूप आ गए आपके पास। ये बालू का स्तूपों के अंदर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे ये बताओ प्रदीप जी, राजस्थान में कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है? 25 सेंटीमीटर से कम वाली जो वर्षा रेखा है और जिस क्षेत्र को बांटती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और 25 सेंटीमीटर से कहां तक की सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, शुष्क मरुस्थल को राकेश जी पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? कौन कौन सा? बताओ राकेश जी, अभी तो कंटिन्यू क्लास हो रही है ना। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। सुमित्रा जी, कितना परसेंट जो भाग है राजस्थान का वो बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5, बहुत बढ़िया। और कितना प्रतिशत भाग जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है? 58.5%। ये है राकेश जी, है ना? फोकस राकेश जी, याद करना पड़ेगा अपन को, है ना? जब नहीं हो रही तब नहीं हो रही, लेकिन हो रही जब का तो 100% दो भाई, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरे प्रकार का जो है बालू का स्तूप पढ़ेंगे। ये आकृतियों से समझ में आ रहे हैं ना आपको? 6 बताऊंगा, 6 में से आप क्वेश्चन ट्रिक कर लोगे। वैसे तो आते हैं 8-9 आते हैं, लेकिन 6 पे हमारा काम हो जाएगा। तीसरा लिखना समानांतर, पैरेलल सैंड ड्यून्स। पूछो पूछो पूछो। हाँ 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 हाँ, है ना? आने दो ना तो। देखो देखो, चूरू यहां आता है। अरे भाई, ये जो मैंने रेखा बनाई है आपके सामने, है ना, इस रेखा को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। अब तो क्या हो गया? ये तो प्रेशर लाइन से होती हैं, ये तो हम अपन इमेजरी लाइन से बना रहे हैं।
ज्योग्राफिकली अगर देखा जाएगा तो वो चीज़ यहीं मिलेगी हमको, क्योंकि जो शेखावटी वाला एरिया है ना भाई, वहां पर किसी टाइम में पानी हुआ करता था, लेकिन वो पानी अब नहीं है, ठीक है। और वो अरावली का पश्चिमी भाग है। देखो यहां पर आपके है हनुमानगढ़, यस और नो। यहां पर है चूरू, यस और नो। एग्री कर रहा भाई? यहां पर है आपके, यस और नो। यहां पर आपके, यस और नो। और ये रही अरावली। झुंझुनू में है ना अरावली, लेकिन चूरू में कहाँ है? चूरू में नहीं है अरावली, झुंझुनू में हमको अरावली देखने को मिलती है, ठीक है। तो अरावली का जितना भी पश्चिमी भाग है सारा का सारा मरुस्थलीय प्रदेश है। अरावली का जितना भी पश्चिमी भाग है सारा का सारा मरुस्थलीय प्रदेश है। लेकिन जो झुंझुनू है वो तो अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली है झुंझुनू में। सीकर के अंदर भी एक चोटी है जिसका नाम है खो, है ना, तो वो भी अरावली में आ गया। लेकिन चूरू में एक भी चोटी अरावली की नहीं है, ना कोई पठार है। इसका मतलब चूरू में कंप्लीटली क्या है, डेजर्ट है, ठीक है भाई। और कोई डाउट? चलो अब अगला है पैरेलल, समांतर बालुका स्तूप। समानांतर, हाँ मतलब ऐसा बालुका स्तूप जिसकी आकृति कैसी हो, पैरेलल हो। हाँ हाँ पैरेलल हो, इसको बोला जाता है अनुदैर्घ्य, यानी रेखीय, यानी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड होता है ना, एक तो लॉन्गिट्यूड होता है, एक तो होती है, हाँ ये होता है, और एक ये होता है ये वाला लॉन्गिट्यूड, है ना। इसको लॉन्गिट्यूडनल ही तो बोलते हैं, तरंग का टाइप होता है ना ये। इसको बोला जाता है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य एक रेखा के समान होता है, इसलिए इनको बोला जाता है रेखीय बालुका स्तूप। रेखीय बालुका स्तूप। अब आपसे पूछ लिया जाए कौन से बालुका स्तूप की आकृति एक सीधी रेखा के समान होती है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपके सामने, अनुदैर्घ्य आ जाएगा, ठीक है, अनुदैर्घ्य। और ये मैक्सिमम संख्या में हमको जहां देखने को मिलते हैं उस जिले का नाम है गोल्डन सिटी या गोल्डन डेजर्ट, जैसलमेर। सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं जैसलमेर में, ठीक है। हम हमादा का नाम सुना था ना आपने, हमादा का, है ना, हमादा का नाम सुना था। देखो इमेजिन कीजिए कि ये हमादा है, ठीक है, ये हमादा मतलब चट्टानी प्रदेश है। अब इमेजिन आपको करना है कि चट्टानी प्रदेश कैसा होता है, ऐसा होता है, एक तरफ से उठा हुआ होगा, इसका मतलब ये बीच में से उठा हुआ है, और चारों तरफ से क्या है, स्लोप वाला है, ढलान है ना चारों तरफ से, यही होगा ना पठार। अब मिट्टी आएगी और मिट्टी इसके इस तरह से जमा हो जाएगी, मिट्टी आएगी और इस तरह से जमा हो जाएगी। नॉर्मली अगर आप देखो तो ये आकृति हमको कैसी लग रही है, ये फूल लग रही है, ठीक है। तो अब ये आकृति कैसी लग रही है, स्टार शेप लग रही है दादा। क्रिसमस ट्री नहीं बनाया क्या कभी? हम तो ऐसे बनाते आ रहे हैं यार, हम तो ऐसे बनाते हैं इसको, और आप जो स्टार बनाते हो ऐसे बनाते हो, आप ये बनाते हो। तो बीच में लिख दिया, लो चलो मैंने लिख दिया किसको, हमादा को लिख दिया। अब हमादा मरुस्थल होना चाहिए, तो मरुस्थल को वो क्या पथरीला वो होना चाहिए, तो ये मैंने उसको बना दिया ऐसे, ठीक है। अब हमादा के चारों तरफ क्या जमा हो गई, बालू रेत, क्या जमा हो गई, बालू रेत जमा हो गई। ये आकृति कौन सी बनी, तारानुमा। कौन सी आकृति बनी, तारानुमा। तो अगला बालू का स्तूप हमारे सामने कौन सा आया, तारानुमा। तारानुमा, तारानुमा पे दो इंपॉर्टेंट बात है। पहला तो ये कि जो तारानुमा बालू का स्तूप है वो बना कैसे है, हमादा के चारों ओर मिट्टी के जमा होने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा, ये मिलते कहाँ हैं, तो ये हमको मिलते हैं जहाँ पे हमादा मिलेगा। हमादा हमको देखने को मिलता है जैसलमेर बाड़मेर वाले हिस्से में, ठीक है, तो ये हमको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। एक जगह और है जिसका नाम है सूरतगढ़, ठीक है। पहले तो इसमें ये लिखना हमादा। अब हमादा आपको याद होना चाहिए, हमादा के चारों ओर बालू जमा
होने से होने से इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ये सर्वाधिक पाया जाता है जैसलमेर और सूरतगढ़, जैसलमेर सूरतगढ़। हनुमानगढ़ में कब से आने लग गया? गंगानगर में आता है। श्री गंगानगर है ना। ठीक है, श्री गंगानगर। तो हमारे बालुका स्तूप आ गया आपको स्टार। इस तारानुमा में सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमादा। हमादा के चारों तरफ जब तक मिट्टी जमा नहीं होगी तब तक कौन सा बालुका स्तूप नहीं बनेगा। अगर पवन जो है मिट्टी को एकदम रेखा के रूप में जमा रहा है तो बालुका स्तूप कौन से हो गए? अनुदैर्य। रेखीय तो आप सिंपल हो जाएगा, समांतर, है ना। अरे अगर बालुका स्तूप जो है अर्धचंद्राकार के रूप में है तो उनका नाम क्या है? बरखान है। क्या है? बरखान। अब बरखान को हम उल्टा कर देंगे तो हमारे सामने बन जाएगा सीफ। बरखान को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सीफ बन जाएगा, ठीक है। बस सीफ में एक चोंच क्या होगी? थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, ठीक है। लिखिएगा तारानुमा का तारानुमा ही है इसका, और कुछ नहीं नाम होगा। अगला है हमारे सामने पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक भाई बरखान ऐसे बनाया था हमने, हाँ या ना? ऐसे बनाया था ना। अब बरखान को मैंने उल्टा कर दिया तो क्या मेरा बालुका स्तूप ऐसा बनेगा? ये बनेगा ना सी शेप के अंदर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बरखान की विपरीत दिशा का बालुका स्तूप, है ना। बरखान के विपरीत हेयर पिन के समान बन जाएगा ये, एक हेयर पिन होती है उसके समान, ठीक है। इसको बोला जाता है पैराबोलिक। बरखान की विपरीत दिशा में, यही प्रश्न है। बरखान की विपरीत दिशा में बनने वाला बालुका स्तूप, भाई अपोजिट हो गया, देख लो एक तरफ से ये बरखान है और ये इसके विपरीत दिशा में, विपरीत बरखान की विपरीत दिशा में बनने वाला बालुका स्तूप, इसको बोला जाता है पैराबोलिक। पैराबोलिक, पैराबोलिक बालुका स्तूप, ठीक है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेयर पिन, हेयर पिन की आकृति का बालुका स्तूप, हेयर पिन की आकृति वाला बालुका स्तूप, हेयर पिन की आकृति वाला बालुका स्तूप जो है हमको गिनी चुनी संख्या में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। पैराबोलिक क्या सी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगर आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पैराबोलिक समझ में आ गया ना आपको। और पैराबोलिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब राजस्थान में जितने भी बालुका स्तूप है, मैं आपको 6 बढ़ा रहा हूं, अभी तक कितने बढ़ा दिए मैंने? 5। 5 हो गए ना भाई। मैंने बोला ना 6 बताऊंगा मैं आपको, 8 लिखे हुए मेरे पास, लेकिन 8 नहीं, हमको 6 ही लेने हैं क्योंकि 2 एलिमेंट कर देंगे हम, तो हम हटा देंगे। भाई हमने पढ़ा ही नहीं है तो इसका मतलब वो है ही नहीं आंसर, और अगर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब वही है, क्योंकि बाकी के तो हम अच्छे से जानते हैं। भाई अर्धचंद्राकार बरखान, अर्धचंद्राकार बरखान, समकोण अनुप्रस्थ, ठीक है, समांतर अनुदैर्य। बरखान को उल्टा कर दिया पैराबोलिक, हेयर पिन के समान पैराबोलिक, ठीक है। ये हो गए आपके 5 हो गए। तो तारानुमा तो इजी है ही भाई, लेकिन तारानुमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमादा, ठीक है। मरुस्थल में पथरीले भाग के चारों ओर मृदा जमा होने से बनने वाला ये बालुका स्तूप कौन सा है? तारानुमा। अब ये आपको याद रखना क्योंकि हमादा अपने आप में क्या है? पथरीला भाग है, चट्टानी भाग है। अगला है अच्छा पैराबोलिक में राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला बालुका स्तूप, इसका पॉइंट याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में, मतलब मैक्सिमम जो नंबर से वो यही मिलता है, सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला
बालू का सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है भाई? ठीक है। अब क्या होगा, अगर पवन की वजह से इनकी जो आकृति है किसकी, हमारे पैराबोलिक की, ये अगर चोंच यूं निकल जाए इसकी, है ना, इसकी एक, हाँ एक थोड़े से इसकी जो है एक भाग बढ़ जाए, एक भाग बढ़ जाए, तो इसको बोल दिया जाता है सीफ, इसको बोल दिया जाता है सीफ, बोल दिया जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है सीफ, सीफ, ठीक है। बरखान के निर्माण के दौरान जब केवल पवन की एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, अगर दोनों दिशाओं में होता तो उल्टा हो जाता है, ये इधर की मिट्टी इधर चली गई, लेकिन अगर एक ही दिशा में प्रेशर पड़ रहा है तो फिर कौन सा बन जाएगा, सीफ, ठीक है। अगला है हमारे सामने सीफ, बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप। बरखान के निर्माण के दौरान, बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा, पवन की एक ही दिशा में, जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है ना, के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन से, पवन की दिशा में परिवर्तन से, पवन की दिशा में परिवर्तन से बरखान की एक भुजा, बरखान की एक भुजा का एक और ही बढ़ जाना, हाँ बरखान, बरखान ही तो बनाना ही एक तरह से देखा जाए तो, है ना, परिवर्तन से बरखान, बरखान, बरखान की एक भुजा का एक और बढ़ जाना, वही क्या कहलाता है, हमारे सीफ। अब देखो होगा क्या, पवन इधर से आ रही है तो ये हवा का प्रेशर इधर पड़ रहा है, अब धीरे 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 ये प्रेशर क्या यूं हो जाएगा, तो ये वापस कौन सा रूप बन जाएगा, बरखान बन जाएगा, फिर हवा चलेगी, फिर ये इसका एक जो चोंच होगी वो बाहर निकलती जाएगी। ये सारा का सारा काम कर कौन रहा है, पवन कर रही है, बिना पवन के इसका नहीं होगा निर्माण। समझ में आ रहा है ना हिमांशु? ठीक है, तो ये 6 बालू का स्तूप थे, 6 के 6 मैंने बालू का स्तूप आपको समझा दिए। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। पैराबोलिक के जिले, मैक्सिमम पैराबोलिक जो है हमको राजस्थान के अंदर जहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमको मिलता है, एक हिस्सा थोड़ा सा जोधपुर के अंदर देखने को मिल जाता है, कुछ बीकानेर में हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन जगह जगह इसकी आकृति की वजह से बोलते हैं हम इसको। हाँ हाँ, फर्क ये है कि मैक्सिमम नंबर हर जिले के अंदर आपको जो है मैक्सिमम संख्या में ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़े हैं वो बरखान देखने को मिलेंगे। भाई हमने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार देखा था राजस्थान के 3 जिलों में, लेकिन 3 जिलों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल थोड़े ना है, राजस्थान के 13 जिलों के अंदर है, और 13 जिलों में बरखान से ज्यादा हमको क्या मिलता है, पैराबोलिक देखने को मिल जाता है, छोटी छोटी आकृतियों के अंदर, और बड़ी बड़ी आकृतियों में हमको देखने को मिलता है बरखान। एक पॉइंट लिखना इसको, अच्छा इसमें लिख देना आप स्क्रब काफिस, स्क्रब काफिस, ये भी जरूरी है यार आपके लिए। स्क्रब कापीज, स्क्रब कापीज ये होते क्या है? देखो मरुस्थल के अंदर छोटी छोटी क्या मिलती हैं हमको, झाड़ियां मिलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जेरोफाइट्स बोलते हैं, यानी मरुभूमि बोलते हैं। अब इन्हीं झाड़ियों के बीच में कई बार क्या होती है, मिट्टी जमा हो जाती है ना, ये मिट्टी जमा हो जाती है, और ये मिट्टी यहाँ पे क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। आप मरुस्थल में देखोगे ना, क्रैक्टस के बीच में देखना आपको भी मिट्टी देखने को मिलेगी आपको, कांटे वाले जो पेड़ पौधे होते हैं झाड़ियां, उनमें मिट्टियां बीच में लॉक हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं स्क्रब कापिस बोलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा मरुस्थल में झाड़ियों के आसपास, मरुस्थल में झाड़ियों के, मरुस्थल में
मरुस्थल में झाड़ियों के आस पास बनने वाले छोटे बालू का स्तूप, वाले छोटे बालू का स्तूप। अब प्रश्न केवल ये का यही लाइन है, पूरी की पूरी ये लाइन, मरुस्थल में झाड़ियों के आसपास बनने वाले छोटे बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? स्क्रब कापीज। अब मरुस्थल हटा देगा वो, क्योंकि स्क्रब कापीज जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे ये भाई? जैसलमेर के अंदर मिलेंगे। अब एग्जामिनर क्या करेगा? जैसलमेर में झाड़ियों के आसपास बनने वाले छोटे छोटे बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? स्क्रब कापीज बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, मैप को देखिएगा थोड़ा सा। का हमारा मैप ये रहा। ये मैप और भी तो पढ़ा है ना अपन ने, लिया था ना इमेज, और नहीं लिया था क्या हमने? मैप तो कहाँ रखा था अपन ने? डेस्कटॉप पे बनाया था ना मैप। देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में यहां पर एक जगह का नाम है बाड़मेर। ठीक है, और ये जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, उस जिले का नाम है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में एक जगह है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है पोखरण। इसी तरह से बाड़मेर में भी एक जगह है जिसका नाम है मनोहरपुरा। जगह का नाम क्या है? मनोहरपुरा। मनोहरपुरा से लेकर पोखरण के बीच में, है ना, मनोहरपुरा से लेकर पोखरण के बीच में एक सीधा सा एरिया है ये, और इस मरुस्थल के अंदर हमको मिलता है भूगर्भित जल, यानी कि ग्राउंड वाटर है यहाँ पे। किस किस के बीच में है? मोहनपुरा और जैसल, है ना, मोहनगढ़ के नाम से भी बोल देते हैं इसको कई बार। ठीक है, और जहां पर ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हमारे क्या? हाँ, भूगर्भित जल पट्टी बोलते हैं, मोहनपुरा, या इसको बोल सकते हो आप मोहनगढ़ बोल दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मोहनगढ़, मोहनगढ़, मोहनगढ़। लेकिन बस याद रखना है कि मोहनगढ़ है कहां पर, है ना। इसको बोला जाता है लाठी सीरीज। इसे क्या बोला जाता है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज अपने आप में है क्या? भू गर्भित जल पट्टी है। मीन्स ये इस पूरे रेगिस्तान में इन दोनों एरिया के बीच में एक ऐसी छोटी सी बेल्ट है जहां पे पीने का मीठा पानी मिलता है। अब इसी जगह के बीच में एक पॉइंट है, ये छोटा सा, इसको बोला जाता है चांदन कुआं। चांदन कुआं, और ये चांदन कुआं जो है ये मीठे पानी का है। इसको बोला जाता है थार का घड़ा। अब ये थार का घड़ा आप देखा होगा, मैं दिखा देता हूं आपको। आप में से जिसने भी बॉर्डर फिल्म देखी है, उस बॉर्डर फिल्म में एक सीन आता है जिसमें से एक कुएं से कपड़ा हटाया जाता है, वो चांदन कुएं का ही सीन है। ठीक है, वो देख लीजिएगा, छोटा सा सीन आता है ये। तो आपको याद रखना है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज मिलती है कहां पे हमको? जैसलमेर से पोखरण के बीच में, बाड़मेर जैसलमेर के बीच में मिलती। ठीक है, लिखिएगा इसके अंदर लाठी सीरीज लिख लो आप लास्ट में, फिर मैं बाकी का आपको नेक्स्ट कक्षा में समझा दूंगा। ठीक है, लाठी सीरीज लिख दी आपने? ठीक है, चलो इस पे देखोगा, थोड़ा सा देखिएगा पहले। इस पे कुछ और 2 पॉइंट हैं, वो और लिख लीजिएगा पहले। लाठी सीरीज के लिए जगह छोड़ देना, शॉर्ट में लिख दो आप, कहां से कहां तक है।
जैसलमेर से बाड़मेर और पोखरण से मोहनगढ़, बस। और है क्या, भूगर्भित जल पट्टी है। ये फिलहाल शॉर्ट में लिखो, फिर मैं बाकी डिटेल में लिखवाऊंगा आपको इस पे। अभी फिलहाल इसमें लिखो सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक, हाँ, सर्वाधिक बालू का स्तूप वाला जिला जोधपुर, वाला जिला, सर्वाधिक बालू का स्तूप वाला जिला, सॉरी जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर नहीं कहा, जैसलमेर, जैसलमेर। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप वाला जिला जोधपुर, जोधपुर। ठीक है भाई, यहां तक आप इसको नोट डाउन रखो। फिर हम कल की हेडिंग लेना अब सेमी एरिड डेजर्ट, यानी कि अर्धशुष्क मरुस्थल। कल पढ़ेंगे हम लोग अर्धशुष्क मरुस्थल, वो हेडिंग दे देना मुझे। हमने मरुस्थल को 2 भागों में देखा था ना, एक शुष्क में और एक अर्धशुष्क में, तो कल हम पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल। रिवीजन करिएगा इसका पूरा अच्छे से, ठीक है।